9 जुलाई 2025 को वेदांता लिमिटेड के शेयर्स सिर्फ कुछ घंटों में 8% गिर गए थे। और इस फॉल का कारण वाइसरॉय रिसर्च नाम के एक अमेरिकन शॉर्ट सेलर का एक 87 पेज रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में वाइसरॉय ने कहा कि वेदांता ग्रुप एक पॉन्जी लाइक स्कीम चला रहा है। वेदांता ग्रुप वाइसरॉय रिसर्च का पहला इंडियन कंपनी और 30th ओवरऑल टारगेटेड कंपनी है। इन 30 कंपनीज में से बस 6 कंपनीज रिसर्च के एलिगेशंस के बाद रिकवर कर पाए। इन 30 कंपनीज में से 9 कंपनीज तो डीलिस्ट या सस्पेंड तक हो गए थे। लेकिन ये वाइसरॉय रिसर्च है कौन? वेदांता ग्रुप पे वाइसरॉय रिसर्च ने कौन से एलिगेशंस लगाए हैं? वेदांता का इन एलिगेशंस के अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्स है? आज के वीडियो में हम इन क्वेश्चंस को आंसर करेंगे। सबसे पहले हम इस केस से रिलेटेड दोनों पार्टीज के बारे में समझेंगे, फिर हम वाइसरॉय रिसर्च के एलिगेशंस को भी समझेंगे। एंड में हम ये भी देखेंगे कि वेदांता ग्रुप ने इन एलिगेशंस के अगेंस्ट कैसे रिस्पॉन्ड किया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कॉर्पोरेट टग ऑफ वॉर के दोनों पार्टीज को समझते हैं। वाइसरॉय रिसर्च से शुरुआत करते हैं। वाइसरॉय रिसर्च की शुरुआत 2016 में हुई जब फ्रेसर जॉन पेरिंग, एडन लाउ और गैब्रियल बर्नार्ड ने मिलकर डेलावेयर यूएसए में कंपनी एस्टैब्लिश की। वाइसरॉय रिसर्च सिर्फ एक रिसर्च कंपनी नहीं है, ये एक शॉर्ट सेलर भी है। मतलब वाइसरॉय जिन कंपनीज पे रिसर्च करता है वो उन कंपनीज के स्टॉक प्राइसेस गिरने पे भी बेट्स लेता है। वाइसरॉय अपने टारगेट कंपनी के शेयर्स बोरो करके करंट प्राइसेस में बेचता है। फिर जब कंपनी के रिसर्च करने के कारण टारगेट कंपनी के शेयर प्राइसेस गिरते हैं तो इन कम प्राइसेस में वाइसरॉय टारगेट कंपनी के शेयर्स खरीद लेता है। इनिशियल सेलिंग प्राइस और बाइंग प्राइस का डिफरेंस कंपनी का प्रॉफिट होता है। इस पूरे प्रोसेस को ही शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। वाइसरॉय को 2017 में रिकॉग्निशन मिला जब कंपनी ने साउथ अफ्रीका के स्टाइनहॉफ इंटरनेशनल पे एक रिपोर्ट लॉन्च किया। इस रिपोर्ट के कारण स्टाइनहॉफ इंटरनेशनल का स्टॉक 90% गिर गया। वाइसरॉय ने वायरकार्ड नाम की एक जर्मन पेमेंट कंपनी पे भी रिपोर्ट रिलीज किया था। वाइसरॉय के रिपोर्ट ने वायरकार्ड में चल रहे यूरोप के सबसे बड़े अकाउंटिंग स्कैंडल्स में से एक को एक्सपोज किया। मतलब वाइसरॉय के रिपोर्ट्स का इंपैक्ट तो काफी सीरियस होता है। लेकिन कंपनी के रिपोर्ट्स के बायसेस पे भी कुछ क्वेश्चंस उठाए गए हैं। आफ्टर ऑल वाइसरॉय एक शॉर्ट सेलर है। कंपनी तभी प्रॉफिट्स कमा पाएगी जब उसके टारगेट कंपनी का स्टॉक गिरेगा। ऐसे में कंपनी के रिपोर्ट्स जरूरत से ज्यादा नेगेटिव हो सकते हैं। रिपोर्ट्स का काम होता है इन्फॉर्म करना, इसके लिए उनका अनबायस्ड या न्यूट्रल होना जरूरी है। लेकिन अगर रिपोर्ट्स सिर्फ किसी कंपनी के नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे ही फोकस करते हैं तो ये इन्फॉर्म करने की जगह इन्वेस्टर्स में पैनिक क्रिएट कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया, कंपनी ने आज तक 30 कंपनीज पे रिपोर्ट्स रिलीज किए हैं। कंपनी का पहला इंडियन और सबसे रीसेंट टारगेट है वेदांता ग्रुप। लेकिन वाइसरॉय के एलिगेशंस को समझने के लिए पहले हमें वेदांता ग्रुप के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को समझना होगा। देखो, वेदांता ग्रुप के टॉप पे है वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड। ये कंपनी के फाउंडर और चेयरमैन अनिल अग्रवाल का होल्डिंग कंपनी है। VRL 2003 में बनाया गया था। VRL के अंडर आता है वेदांता लिमिटेड या VEDL। VEDL एक ऑपरेटिंग कंपनी है। मतलब VEDL एक्चुअली ग्रुप के लिए रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज में एंगेज करता है। VEDL के अंडर आता है हिंदुस्तान जिंक, जिसमें VEDL का 63.42% स्टेक होल्ड करता है। कई ग्लोबल कंग्लोमरेट्स ऐसा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। इस लेयर्ड स्ट्रक्चर से कंपनीज के लिए अपने ऑपरेशंस और फाइनेंसेस हैंडल करना ईजी होता है। लेकिन वाइसरॉय को इस स्ट्रक्चर में एक प्रॉब्लम दिखाई देता है। देखो दोस्तों, VRL के पास $4.9 बिलियन का डेट है। ये एक काफी बड़ा नंबर है। ये नंबर और ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है जब ये पता चलता है कि VRL के कोई ऑपरेशंस ही नहीं है। जैसा मैंने बताया, VRL वेदांता ग्रुप के फाउंडर की होल्डिंग कंपनी है जो VEDL और हिंदुस्तान जिंक में स्टेक्स होल्ड करती है। तो भला एक बिना ऑपरेशंस की कंपनी इतने बड़े डेट से कैसे डील करती है? वाइसरॉय रिसर्च के हिसाब से वेदांता ग्रुप के कंपनीज एक कैश एक्सट्रैक्शन मैकेनिज्म का हिस्सा है। VEDL ने 2021 से आज तक लगभग $10.7 बिलियन या लगभग 91,000 करोड़ के डिविडेंड्स पे किए हैं। ये डिविडेंड VEDL के शेयर होल्डर्स को जाते हैं, जिनमें VRL भी इंक्लूडेड है। अब डिविडेंड पेमेंट से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती। प्रॉब्लम इस बात से है कि लास्ट 3 इयर्स में VEDL के डिविडेंड्स कंपनी के कैश फ्लो से $5.6 बिलियन ज्यादा थे। मतलब हो सकता है कि कंपनी अपने डिविडेंड्स पे करने के लिए लोन्स ले रही हो। तो ये भी हो सकता है कि VEDL VRL का डेट रीपे करने के लिए फोर्सफुली डिविडेंड पे कर रहा है ताकि VRL अपना $4.9 बिलियन का डेट सेटल कर सके। इस पॉसिबल मनी साइकिल को ही वाइसरॉय रिसर्च ने एक पॉन्जी स्कीम कहा। मतलब एक ऐसा फ्रॉड जहां कंपनी अपने लोन्स को एक्चुअली रीपे नहीं करती, बल्कि उस लोन का बर्डन दूसरे बैंक पे ट्रांसफर कर देती है। वाइसरॉय रिसर्च ने वेदांता ग्रुप पे 4 और एलिगेशंस भी लगाए। एक्सेसिव ब्रांड फी चार्ज करना, हिडन डेट, एसेट इन्फ्लेशन और कैपिटल एलोकेशन फ्रॉड। चलिए इन चारों एलिगेशंस को देखते हैं। सबसे पहले एक्सेसिव ब्रांड फी चार्ज करना। जैसा मैंने बताया, VRL के पास $4.9 बिलियन के लोन्स हैं। वाइसरॉय का मानना है कि इस डेट को रीपे करने के लिए VRL VEDL से फोर्सफुली डिविडेंड पे करवाता है।
और इस डिविडेंड को पे करने के लिए VEDL लोन्स भी लेता है। लेकिन VRL का VEDL में बस 56.38% स्टेक है। मतलब VRL को VEDL का डिविडेंड का लगभग 50% नहीं मिलता। इस मिस पोर्शन को भी दूसरे लोन से फुलफिल करना रिस्की और मुश्किल हो सकता है। वाइसरॉय का मानना है कि VRL इस गैप को फुलफिल करने के लिए VEDL से एक ब्रांड लाइसेंसिंग फी चार्ज करता है, लेकिन इस फी का कोई कमर्शियल वैल्यू नहीं है। मतलब VRL VEDL से ब्रांड लाइसेंसिंग फी के नाम पे ऐसा पैसा लेता है जिसके बदले कोई बिजनेस एक्टिविटी ही नहीं होती। और वेदांता ग्रुप के नंबर्स कंपनी को हेल्प नहीं कर रहे। फाइनेंशियल ईयर 24 में VEDL ने VRL को $338 मिलियन ब्रांड फी में पे किया। ये नंबर VEDL के टोटल नेट प्रॉफिट का 37% था। फाइनेंशियल ईयर 25 में ब्रांड लाइसेंसिंग फी $361 मिलियन तक बढ़ गया, जो नेट प्रॉफिट का 15% था। कंपैरिजन के लिए अगर टाटा स्टील की बात करें तो कंपनी अपने टर्नओवर का सिर्फ 0.25% ब्रांड फी के लिए पे करती है, और इस पेमेंट पे $24 मिलियन पर ईयर का मैक्सिमम लिमिट लगा हुआ है। मतलब VRL टाटा ग्रुप से 14 टाइम्स ज्यादा ब्रांड फीस चार्ज करता है। वाइसरॉय इसी बेसिस पे ये अलेज कर रहा है कि VRL ब्रांड फीस के नाम पे VEDL के फंड्स अपने लोन्स रीपे करने के लिए यूज कर रहा है। दूसरा एलिगेशन है हिडन डेट। वाइसरॉय क्लेम करता है कि VRL का रिपोर्टेड इंटरेस्ट एक्सपेंस और डिस्क्लोज डेट मैच नहीं करते। फाइनेंशियल ईयर 25 में VRL ने रिपोर्ट किया कि कंपनी ने अपने $4.9 बिलियन के डेट पे $835 मिलियन का इंटरेस्ट पे किया। मतलब VRL अपने लोन्स पे 15.8% के रेट पे इंटरेस्ट पे करता है, लेकिन कंपनी के पब्लिकली इशूड बॉन्ड्स और डिस्क्लोज टर्म लोन्स पे सिर्फ 9 to 11% का इंटरेस्ट रेट चार्ज होता है। तो भला कंपनी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कहां पे कर रही है? वाइसरॉय का मानना है कि कंपनी या तो एक्सपेंसिव शॉर्ट टर्म लोन्स ले रही है, जिसे वो क्वार्टरली रिपोर्टिंग के पहले रिपे कर देती है ताकि इन लोन्स को डिस्क्लोज ना करना पड़े। वाइसरॉय ने यह भी सजेस्ट किया है कि कंपनी ऑफ बैलेंस शीट फाइनेंसिंग अरेंज करती है जो पब्लिक फाइलिंग्स में नहीं दिखते। वाइसरॉय का थर्ड एलिगेशन है एसेट इन्फ्लेशन। वाइसरॉय ने क्लेम किया है कि VRL अपने बैलेंस शीट में एसेट्स अपने एक्चुअल वर्थ से हायर वैल्यू पे मेंटेन करती है। वाइसरॉय ने कंपनी के 2 एसेट्स का एग्जांपल भी दिया। सबसे पहले पंजाब का तलवंडी साबो पावर प्लांट। VRL के बुक्स में इस एसेट का वैल्यू $400 मिलियन है, लेकिन वाइसरॉय के हिसाब से इस प्लांट से लगभग $350 मिलियन के हिडन लायबिलिटीज जुड़े हैं और ये एसेट वर्चुअली वर्थलेस है। ये पावर प्लांट पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन को पावर सप्लाई करती है। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन ने डिस्प्यूट्स के कारण $200 मिलियन के पेमेंट्स विथहोल्ड करके रखे हैं। वाइसरॉय के हिसाब से कंपनी ने फिर भी इसे एक नॉन कैश रेवेन्यू जैसे रिकॉर्ड कर लिया है। वाइसरॉय ने जाम्बिया के कोंकोला कॉपर माइन का भी एग्जाम्पल दिया। वेदांत के बुक्स में इस माइन की वैल्यू $1.6 बिलियन है, लेकिन 2019 में एक्चुअली ये माइन लिक्विडेशन में प्लेस कर दिया गया था और तब से ये लगातार लॉसेस रिकॉर्ड कर रही है। वाइसरॉय इस माइन को एक फिक्टिशियस एसेट कहता है। वाइसरॉय का फोर्थ एलिगेशन है कैपिटल एलोकेशन फ्रॉड। वाइसरॉय ने अलेज किया कि वेदांता ने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की गलत रिपोर्टिंग की है। वाइसरॉय के हिसाब से कंपनी अपने रूटीन एक्सपेंसेस को भी कैपिटल एक्सपेंडिचर जैसे रिपोर्ट करती है। इससे कंपनी के एसेट्स और प्रॉफिट्स दोनों फॉल्सली इन्फ्लेट होते हैं। वाइसरॉय का यह भी मानना है कि VRL ने VEDL सब्सिडीज के लोन से VEDL के ही और स्टॉक्स खरीदे। ये कंपनीज एक्ट के अंडर अलाउड नहीं है। वाइसरॉय ने क्लेम किया कि VRL ने $122 मिलियन के लोन्स ऐसे ही राइट ऑफ कर दिए और इन्हें कभी रिपे नहीं किया। ये एलिगेशंस काफी सीरियस हैं। ये सिर्फ अकाउंटिंग मेथड से रिलेटेड डिसएग्रीमेंट्स नहीं हैं। अगर ये एलिगेशन सच निकले तो ये कंपनी के मैनेजमेंट और फाइनेंसेस से रिलेटेड बहुत बड़े प्रॉब्लम्स एक्सपोज कर सकते हैं। इसलिए वेदांता ने भी इन एलिगेशंस के अगेंस्ट अपना डिफेंस प्रेजेंट किया। चलिए देखते हैं कि कंपनी ने अपने डिफेंस में क्या कहा। वेदांता ने वाइसरॉय की रिपोर्ट को एक मैलिशियस कॉम्बिनेशन ऑफ सिलेक्टिव मिस इन्फॉर्मेशन एंड बेसलेस एलिगेशंस टू डिस्क्रेडिट द ग्रुप कहा। इसके अलावा कंपनी ने कुछ और पॉइंट्स भी प्रेजेंट किए। सबसे पहले कंपनी ने इस रिपोर्टिंग के टाइमिंग को क्वेश्चन किया। वेदांता ग्रुप फिलहाल एक मेजर कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग से गुजर रहा है। कंपनी 5 अलग बिजनेसेस में स्प्लिट होने वाली है। कंपनी का मानना है कि वाइसरॉय ने रिपोर्ट कंपनी के रीस्ट्रक्चरिंग और फ्यूचर इनिशिएटिव को डीस्टेबलाइज करने के लिए रिलीज किया है। कंपनी का दूसरा पॉइंट ऑफ डिफेंस ये था कि वाइसरॉय का रिपोर्ट सेंसेशनलिस्ट है। कंपनी ने कहा कि रिपोर्ट में प्रेजेंटेड इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पब्लिकली अवेलेबल है और वाइसरॉय ने बस एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन को सेंसेशनलाइज किया ताकि वो कंपनी के फॉल से प्रॉफिट कर सके। कंपनी ने यह भी कहा कि वाइसरॉय ने कभी भी वेदांता को कांटेक्ट नहीं किया। टिपिकली रिसर्चर्स को अपने सब्जेक्ट से रिस्पांस मांगना चाहिए। कंपनी ने क्लेम किया कि इस रिपोर्ट का मोटिव बस मार्केट में पैनिक क्रिएट करना था। कंपनी ने यह भी क्लेम किया कि उनका कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर ग्लोबल कंग्लोमरेट्स में कॉमन है। कंपनी ने यह भी क्लेम किया कि इन बिजनेसेस को लेजिटिमेट कैश फ्लो से सर्विस किया जाता है। डेट के बारे में कंपनी ने यह कहा कि इनका यूज कंपनी के ऑपरेटिंग बिजनेसेस को अक्वायर और स्केल करने के लिए लिया गया था। इंटरेस्ट रेट में डिफरेंस को लेकर वेदांत ने यह कहा कि वाइसरॉय का यह क्लेम ही गलत है
और फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का कॉस्ट ऑफ डेट 300 बेसिस पॉइंट से कम हुआ है। कंपनी ने वाइसरॉय के रिसर्च रिपोर्ट का डिस्क्लेमर भी उनके अगेंस्ट यूज किया। कंपनी ने हाईलाइट किया कि वाइसरॉय के रिपोर्ट में ऑथर्स ने एक डिस्क्लेमर दिया था कि ये रिपोर्ट सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए बनाया गया है। वेदांता ने यह क्लेम किया कि वाइसरॉय खुद अपने क्लेम्स को सपोर्ट नहीं कर सकता था। वाइसरॉय के एलिगेशंस और वेदांता के डिफेंस में बायसेस के रीजंस हो सकते हैं। वाइसरॉय एक शॉर्ट सेलर है और वेदांता के स्टॉक्स गिरने से वाइसरॉय को फायदा हो सकता है। वहीं वेदांता को अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। तो सच क्या है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन नंबर्स हमें एक ऑब्जेक्टिव एंगल प्रोवाइड कर सकते हैं। लास्ट 10 इयर्स में कंपनी का कैश एंड इक्विवेलेंट्स ऑलमोस्ट हाफ हुआ है और 20,749 करोड़ रुपीस तक गिर गया है। वहीं ब्लूमबर्ग के हिसाब से कंपनी का लॉन्ग टर्म डेट ऑलमोस्ट डबल होके 53,284 करोड़ रुपीस तक पहुंच गया है। कंपनी के ग्रॉस फाइनेंस कॉस्ट भी बढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 21 में ये कॉस्ट 1.4 बिलियन डॉलर्स था। फाइनेंशियल ईयर 25 तक ये नंबर 2 बिलियन डॉलर्स तक बढ़ गया। कंपनी का इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट भी 7.2% से 13% तक बढ़ गया है। वाइसरॉय के एलिगेशन सच हैं कि नहीं ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन वेदांत के नंबर्स देख के ये लग सकता है कि कंपनी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की तरफ बढ़ रही है। वेदांता के डिफेंस के बावजूद वाइसरॉय के एलिगेशंस टेस्ट करना जरूरी है। जैसा मैंने बताया, ये बेसिक अकाउंटिंग मेथड से रिलेटेड डिसएग्रीमेंट्स नहीं है। इन एलिगेशंस का प्रूव होना वेदांता के लिए एक बहुत बड़ा लीगल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपको क्या लगता है, क्या वाइसरॉय के ये एलिगेशन सच हैं या ये बस एक शॉर्ट सेलर का प्रॉफिट कमाने का तरीका है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं हूं आपका होस्ट देव। मिलते हैं अगले वीडियो में।